चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास T.W. एंगलमैन। चलिए एंगलमैन से बात करते हैं। हम लोगों ने बात करी सर एंगलमैन ये जो है इन्होंने दिया हमें एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर, ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बच्चों हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम जिनकी हम बात करेंगे। एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके बाद अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखो एक ग्राफ है जिसमें हम लोग वेवलेंथ के साथ प्लॉट कर रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसको प्लॉट कर रहे हैं? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्लॉट कर रहे हैं तो यहां पर यह कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग बात करें यहां प्लॉट होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस द वेवलेंथ, तो इस प्लॉट को आप क्या नाम देते हैं बच्चों? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर इतनी बात? तो आपके पास दो टाइप के स्पेक्ट्रम होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहां रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ होगा वेवलेंथ का ग्राफ, और एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ वेवलेंथ का ग्राफ होगा। ठीक है, अब इन्होंने कैसे बनाया ये सेटअप इसको देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिया बच्चों एक प्रिज्म। इस प्रिज्म के ऊपर इन्होंने एक प्लेट रखा और इस प्लेट में रखा गया एक एल्गे, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्लैडोफोरा। ठीक है, अब जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म को दिया गया तो दिस व्हाइट लाइट स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स लाइक दिस। यानी इस फिलामेंट का अलग अलग पार्ट जो है उस पर अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एक्सपोज हुई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? यहां इन्होंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया एरोबिक बैक्टीरिया को। किसको छोड़ दिया? एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? सर जहां ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज्यादा होगा वहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होगा, जहां ऑक्सीजन एवोल्यूशन कम होगा वहां एरोबिक बैक्टीरिया कम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन किससे होगा? सर फोटोसिंथेसिस से होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। सही बात। तो हम लोगों ने कहा कि सर यहां पर जहां जहां पर
फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि क्या ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है सर। अब यहाँ कुछ देर के लिए जब इस सेटअप को छोड़ा गया तो यहाँ आपको 2 पीक्स देखने को मिले। इस तरह से मेजर एंड माइनर पीक्स, और कुछ जगह से यहां बिल्कुल एल्गी जो हमारा बैक्टीरिया है वो गायब हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट किया तो इस तरह से कुछ प्लॉट देखने को मिला कि भैया यहाँ पर 2 अलग अलग वेवलेंथ्स में आपको फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता हुआ दिखेगा और 2 बाकियों के अंदर कम होता दिखेगा। तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रहा है सर, ब्लू लाइट के अंदर हो रहा है और रेड लाइट के अंदर हो रहा है। यहाँ हो रहा है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और मिनिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम हो रहा है बच्चों ग्रीन लाइट के अंदर। इसीलिए ग्रीन लाइट जो है ये पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। इसीलिए आपको प्लांट्स कौन से कलर के नजर आते हैं, ग्रीन नजर आते हैं, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा का सारा पोर्शन। क्लियर इतनी बात? क्या ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बना, सब एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे बना, सारी बात क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर? चलो तो हेडिंग डालें TW एंगलमैन और ये लिखें। नेक्स्ट साइंटिस्ट बच्चों हमारे पास आते हैं सीवी नील। अब सीवी नील की बात करें तो देखो इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए फोटोसिंथेसिस के। क्या कंसेप्ट बताए सर? सबसे पहले ही एस्टैब्लिश्ड रेडॉक्स नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये रेडॉक्स नेचर क्या होता है? देखिए इन्होंने क्या किया, कंपेयर्ड फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया अभी हम पढ़कर आए हैं, एल्गी अभी हम पढ़कर आए हैं। यहां इन्होंने एक इक्वेशन लिखा CO2 प्लस हाइड्रोजन डोनर। क्या लिखा? CO2 प्लस हाइड्रोजन डोनर। अब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस इक्वेशन को स्टडी किया। एक था बैक्टीरिया जहां ये होता है हाइड्रोजन डोनर H2S, और दूसरा एल्गी जहां होता है H2O। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहां कोई भी ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। बचपन में ये बात पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? अब देखो द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। तो दोनों जगह ग्लूकोज बना, लेकिन दोनों जगह बाय प्रोडक्ट अलग अलग था। यहां बाय प्रोडक्ट मिला सल्फर, और यहां बाय प्रोडक्ट मिला ऑक्सीजन।
अब देखा गया कि अंतर किस में है कि सर चेंज हो रहा है दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन डोनर। यहां हाइड्रोजन डोनर H2S है तो आपको बाय प्रोडक्ट सल्फर मिला, और अगर H2O लोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो इन्होंने कंक्लूड किया concluded that hydrogen donor is source of byproduct of photosynthesis। क्या ये लाइन क्लियर है सबको? हाँ जी, क्या ये लाइन सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि सर हाइड्रोजन डोनर जो है वही सोर्स होगा बाय प्रोडक्ट का। जो हाइड्रोजन डोनर लोगे, अगर H2S लोगे तो सल्फर मिलेगा, H2O लोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। सही बात? चलिए, ये तो बात हो गई सीवी नील की। अब इन्होंने हाइड्रोजन डोनर के बारे में बता दिया। अब बच्चों अगला आया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो मेरे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हेल। इन्होंने कहा कि भैया अगर हाइड्रोजन डोनर है तो हाइड्रोजन डोनेट हो रही है, हाइड्रोजन डोनेट हो रही है तो किसी ना किसी को डोनेट हो रही होगी, यानी कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन डोनर है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना चाहिए। He gave the concept of हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब कंसेप्ट क्या था सर? इन्होंने एक प्लांट लिया, स्टेलेरिया प्लांट। इसमें से इन्होंने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, इसके क्लोरोप्लास्ट को अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट को अलग करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्हें रखा CO2 फ्री एनवायरनमेंट में। अब ध्यान से सुनना, ये एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। मुझे एक्सपेरिमेंट करवाना है और मुझे हाइड्रोजन डोनर के बारे में पता लगाना है। अब ये जो हाइड्रोजन डोनर वाला रिएक्शन है बच्चों, ये होता है लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन, जहां वाटर का फोटोलाइसिस होता है और वहां पर एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर आता है। अगर डार्क रिएक्शन हो गया तो वो हाथों हाथ यूज हो जाएगा, वो बना और वो इमीडिएटली यूज हो जाएगा, यानी कि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप वहां CO2 नहीं दे रहे हो, ताकि केवल कौन सा रिएक्शन हो? लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन ना हो। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर बन रही है। यह है लाइट रिएक्शन, और इस एनर्जी को यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में CO2 को किस में बदलने के लिए? ग्लूकोज में बदलने के लिए। सही बात? तो मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोजन एक्सेप्टर को, तो मुझे उसे देखना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा एक जगह पर। अगर वो रुकेगा नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं। रोकने के लिए मैंने कैसा एनवायरनमेंट लिया है? CO2 फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस CO2 फ्री एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा? हमने एक आर्टिफिशियल डाई ऐड किया, DCPIP। क्या ऐड किया? DCPIP। अब ये DCPIP जो है, डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जैसे ही इसको हाइड्रोजन मिलता है,
जैसे ही इसको हाइड्रोजन मिलता है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो पहला कंफर्मेशन इसके कलर चेंज करने पे ये होगा कि हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और कोई एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। तो इसको यूज करके मैंने ये कंफर्म कर लिया कि यहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर तो प्रेजेंट है। अब पता ये लगाना था कि कौन है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। तो बाद में हमें पता लगा कि द हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज NADP positive, which accepts the hydrogen and converts into NADPH2। क्लियर? तो ये है आपके पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन डोनर हो गया आपके पास H2O या H2S, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ गया NADP पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NADPH2 में। क्लियर इतनी बात? तो ये है बच्चों आपके पास कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहां तक की बातें सबको क्लियर? हाँ जी, सारी बातें क्लियर? चलिए छापेंगे। देखिए, रॉबर्ट हिल ने ये बता दिया था कि सर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अब ये जो इन्होंने DCPIP यूज़ किया और ये जो NADP पॉजिटिव होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं हिल्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? हिल्स रिएजेंट। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे बात करना शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है मेरे पास, ये तो हो गई बात हिस्ट्री। अब नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा सर सबसे पहले तो हमें चाहिए यहां पर CO2। CO2 जो है ये बहुत मुश्किल सवाल है कि CO2 प्लांट को कहां से मिलेगा। क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? हाँ, प्लांट को CO2 कहां से मिलेगा, क्या इसका जवाब पता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सही बात। और इट इज एक्सचेंज्ड थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। सही बात। सर aquatic plants use CO2 dissolved in water in form of बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनको CO2 कहाँ से मिलेगा? तो सर उनको मिलेगा बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, जो डिसॉल्व्ड है वो CO2 वो यूज़ करते हैं। बाकी सारे प्लांट्स जो बाहर से ले सकते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेंगे और एक्सचेंज करेंगे थ्रू स्टोमाटा। ठीक है सर। सेकेंड रिक्वायरमेंट है इनकी H2O। दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय roots from
soil and transported through xylem। क्लियर इतनी बात? तो सर ये तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। अब थर्ड रिक्वायरमेंट आती है बच्चों मेरे पास, पिगमेंट्स। अब ये क्या होते हैं सर? हमने कहा दीज आर कलर्ड कंपाउंड्स। सही बात। तो कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं जो आपको सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर भी एक पिगमेंट है, ठीक है। वो पिगमेंट कौन सा है? जल्दी से मुझे नाम बता दो जो हमारे अंदर है। इसी तरह से बात करें, प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब प्लांट के पिगमेंट्स को मैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी है सर? एक है इसेंशियल पिगमेंट्स और दूसरे हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अब इसेंशियल पिगमेंट्स की बात करें तो ध्यान से सुनना, ये वो पिगमेंट्स होते हैं बच्चों विच पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है कि सर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पिगमेंट कौन सा होता है? ये होता है क्लोरोफिल। आगे रिएक्शन सेंटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में ये चीज़ क्लियर होगी कि सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि हेल्प इन एनर्जी ट्रांसफ़र। ये किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बात करें सर यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में और डिटेल में तो दे प्रोटेक्ट एसेसरी पिगमेंट्स, सॉरी इसेंशियल पिगमेंट्स। तो देखो एसेसरी पिगमेंट्स वो हैं जो एनर्जी ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये किसको प्रोटेक्ट करेंगे? इसेंशियल पिगमेंट्स को। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेरे पास आता है अगेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सर दोनों जगह है क्योंकि क्लोरोफिल मेरे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ इसेंशियल में होंगे और कुछ एसेसरी में होंगे। क्लोरोफिल के बाद मेरे पास आते हैं कैरोटिनॉइड्स और फिर मेरे पास आते हैं फाइकोबिलेंस। तो तीन कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स मेरे पास आ गए हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलेंस। अब क्या होते हैं इनको देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले नेचर कैसा है? तो दीज आर मैग्नीशियम पोरफायरिन या फिर मैं कहूं टेट्रा पायरोल कंपाउंड्स।
दीज आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि मैग्नीशियम होता है और पोरफायरिन रिंग होता है। अब ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और टेट्रापायरोल, 4 पायरोल रिंग मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं टेट्रापायरोल कंपाउंड है या फिर मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं बच्चों, दीज आर टर्पीन डेरिवेटिव्स। दीज आर टर्पीन डेरिवेटिव्स। और फाइकोवैलेंस की बात करें तो ये होते हैं ओपन चेन टेट्रापायरोल। जब पायरोल 4 होंगे और एक चेन की फॉर्म में होंगे तो वो फाइकोवैलेंट बनाएंगे, लेकिन अगर एक पूरा क्लोज्ड रिंग बना लेंगे चारों मिलकर तो वो क्या कहलाएगा? टेट्रापायरोल या मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर सिंथेसिस, कि लाइट जो है वो इन्हें बनाने के लिए ज़रूरत है लाइट की या नहीं है इनके सिंथेसिस के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, बट लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोवैलेंस। यहां दोनों को सिंथेसाइज करने के लिए लाइट की नीड नहीं है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दीज आर insoluble, these are also insoluble, and this is water soluble। ठीक है, कलर कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? ये होंगे ग्रीन, यहां होंगे रेड, ब्राउन, येलो, ऑरेंज। ये सब कलर्स जो हैं these are characteristics of carotenoids। और फाइकोवैलेंस की बात करें तो ये होंगे रेड, ब्लू। तो बच्चों ये हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स जो आप यहां पर पढ़ेंगे, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोवैलेंस। नेचर की हम लोगों ने बात करी, रिक्वायरमेंट लाइट की है या नहीं है इनको बनाने के लिए, ये बात करी। इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करी और कलर की बात करी। अब एक क्वेश्चन है कि मैंने एक प्लांट को जो बढ़िया सनलाइट में था, इसे उठाकर एक डार्क रूम के अंदर रख दिया जहां कोई लाइट नहीं है। कुछ दिनों बाद उसकी लीव्स जो हैं वो येलो हो गई। अब इन येलो लीव्स का रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस है मेरे पास। फर्स्ट कि वहां क्लोरोफिल जो है ये कम हो गया। दूसरा रीजन है कैरोटिनॉइड्स बढ़ गए। तीसरा रीजन है कि सर बोथ 1 and 2। और चौथा रीजन है फाइकोवैलेंस इंक्रीज हो गए। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? देखिए बच्चों, आंसर की बात करें तो सवाल बहुत ही आसान था कि एक प्लांट को डार्क में रखा है। इस टेबल को वापस देखते हैं कि अगर डार्क में रख रहे हैं तो लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सही बात। अब इसका मतलब है कि क्लोरोफिल जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल नया सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। अब क्लोरोफिल नया सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो उससे कैरोटिनॉइड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका नंबर उतना ही है जितना होना चाहिए। बस ये है कि अगर क्लोरोफिल कम हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे कलर्स जो हैं, भाई अगर ग्रीन कलर कम होता जाएगा तो दूसरे कलर प्रोमिनेंटली नजर आने लग जाएंगे। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स वहां बढ़ नहीं रहे, कैरोटिनॉइड्स उतने ही रहेंगे। बस ये है कि वो विजिबल होने लग गए हैं बिकॉज क्लोरोफिल जो डोमिनेंट था वो क्या हो गया है? कम हो गया है। समझ आई बात?
तो कलर अगर जा रहा है, येलो कलर बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या है कि सर क्लोरोफिल का अमाउंट क्या होता जा रहा है, वहां पर कम होता जा रहा है। क्लियर इतनी बात? तो ये है बच्चों आपके पास पिगमेंट्स, लिखेंगे इनके बारे में फटाफट, हेडिंग डालो रिक्वायरमेंट्स। अब बच्चों एक एक पिगमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी आती है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल हम लोगों ने कहा कि सर दीज आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स और टेट्रापायरोल कंपाउंड्स। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। हम लोगों ने कहा सर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होती है 1 2 3 एंड 4। दीज आर पायरोल रिंग्स। कितनी पायरोल रिंग है? 4। तो 4 पायरोल रिंग है, इसीलिए हम कहते हैं टेट्रा पायरोल। ठीक है। टेट्रापायरोल जो है, ये टेट्रापायरोल इसका पहला पार्ट हो गया। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट टेट्रापायरोल, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एक इस तरह का हाइड्रोकार्बन चेन, जिसे हम बोलते हैं फाइटोल टेल। दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक लंबा सा चेन है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फाइटोल टेल। तो सर 2 पार्ट्स होंगे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। पहला होगा यहां पर आपके पास टेट्रापायरोल, जिसको हम लोग एक और नाम देंगे पोरफायरिन। तो पोरफायरिन पहला कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो क्या होगा? फाइटोल टेल। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पोरफायरिन रिंग, it is a tetrapyrrole with Mg+2 in center। दूसरा फाइटोल टेल, तो हमने कहा इट इज अ कार्बन हाइड्रोजन चेन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरोफिल बनता कैसे है। बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, की प्लांट जो हैं वो क्लोरोफिल सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो बच्चों हमारे पास होता है, ये नाम सुना होगा, एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन जो है ये रिएक्ट करता है एक और कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम
ए के साथ। ये एक रिएक्शन है जिससे क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइसिन का रिएक्शन होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ, जिससे बनेगा प्रोटो क्लोरोफिल। नाउ दिस प्रोटोक्लोरोफिल विल बी एक्सपोज टू लाइट, और जब लाइट पे एक्सपोज किया जाएगा तब जाकर फॉर्मेशन होगा क्लोरोफिल का। तो ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होगा तो प्रोटोक्लोरोफिल ए बना, प्रोटोक्लोरोफिल बना तो उसमें लाइट जब डाली जाएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोफिल का। क्लियर इतनी बात? अब आगे चलते हैं, मेरे पास आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए हमने कहा सर यूनिवर्सल होता है, यानी कि सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन सेंटर बनाता है ऑफ फोटोसिस्टम। जो फोटोसिस्टम होता है हमारा, इस फोटोसिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर बनाने का जो काम है वो किसका है? क्लोरोफिल ए का। इसके बाद सेकंड आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है, यहां पर ए और बी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है इसको अभी हम देखते हैं। पहले ये देखते हैं मिलता कहां पर है। तो सर याद कीजिए क्लोरोफिल ए कहां कहां मिलेगा? हमने कहा सर ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, हायर प्लांट्स जो हमने पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? इसके बाद ग्रीन एल्गी, इसके बाद यूग्लिनॉइड्स, इन जगह पर आपको मिलेगा क्लोरोफिल बी। अब डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी, देखो हमारे पास 4 पायरोल रिंग है। अगर सेकंड पायरोल रिंग 1 2, सेकंड पायरोल रिंग का कौन सा कार्बन? 1 2 3, थर्ड कार्बन, सेकंड पायरोल रिंग का थर्ड कार्बन। तो सेकंड पायरोल रिंग का थर्ड कार्बन, यहां डिफरेंस जनरेट होता है बच्चों। अगर थर्ड कार्बन पर ये ग्रुप लगा होता है, कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। और अगर इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है विद दिस एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसे बोलते हैं क्लोरोफिल बी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कि सर यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? CH3 ग्रुप मिलेगा और यहां पर CHO ग्रुप मिलेगा। इसके बाद क्लोरोफिल सी कहां कहां मिलेगा? सर डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरोफिल डी, ये आपको मिलेगा इन रेड एल्गी। इसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो आपको मिलेगा इन यू बैक्टीरिया। हम पढ़ चुके हैं यू बैक्टीरिया। तो ये हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल यानी कि सबके अंदर देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल बी ग्रीन प्लांट्स में, या मैं कहूँ स्पेसिफिकली हायर प्लांट्स, जिनको हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली कहेंगे। ग्रीन एल्गी में मिलेगा और यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा। डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए और बी में कि सर अगर सेकंड पायरोल के थर्ड कार्बन पर CH3 लगा हुआ है तो क्लोरोफिल ए, और अगर CHO लगा हुआ है तो क्लोरोफिल बी। इसके बाद बात करें क्लोरोफिल सी डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स ब्राउन एल्गी में मिलेगा, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में मिलेगा और बैक्टीरियो क्लोरोफिल यू बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लियर सबको? चलिए छापेंगे फटाफट।